जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिक्स है। और ये जो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं थर्ड ईयर के, उसके अलावा पोस्ट आरएन के स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा जो डीपीटी के स्टूडेंट्स हैं, फार्मा डी के स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा जितनी भी अलाइड हेल्थ साइंसेज हैं जो कि कॉलेजेस यूएचएस के अंडर आते हैं, तो उन सब का ये कोर्स है बायोस्टैटिस्टिक्स का। तो ये सब स्टूडेंट्स के लिए तकरीबन एक जैसा यूएचएस का पेपर आता है और उसका जो सारी कोर्स आउटलाइंस हैं वो सारी एक जैसी हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं जो है ये जितना कोर्स है सबकी वीडियोस बनाऊं और सबके ऊपर एक एक लेक्चर हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है आने वाली वीडियोस मिल सकें। उसके बाद जो मेरा इंट्रोडक्शन है, आई एम अदील रज़ा गोंदल, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुजरात। और यहाँ के कॉलेज के अंदर मैं जो बच्चे हैं उनको क्वांटिटेटिव रीजनिंग, बायोस्टैटिस्टिक्स और रिसर्च पढ़ाता हूँ। तो उसके बाद आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद ये आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन यू शुड बी एबल टू डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, लिस्ट सेवरल रीजंस फॉर स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स, डिस्टिंग्विश क्लियरली बिटवीन द डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, सर्वेज एंड एक्सपेरिमेंट्स। और उसके अलावा जो है रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़। उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल सर्वेज होते हैं, उसके अलावा हम करेंगे डिस्क्राइब द पर्पस एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ क्लिनिकल ट्रायल। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स की है। वो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स इज़ अ बॉडी ऑफ टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स डीलिंग विद द कलेक्शन, यानी कि हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स प्रोसीजर्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा के हम कलेक्शन करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि सबसे पहले हमारे पास एक हाइपोथेसिस आती है। हाइपोथेसिस की बेसिस पे हम जो है रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करते हैं। उसके बाद उसके हिसाब से हम जो क्वेश्चन डेवलप करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, तो उसके बाद क्या करते हैं, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद डाटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बाद एनालिसिस के लिए उसके लिए कोई भी जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है वो अप्लाई करते हैं। जैसे टी टेस्ट होता है, एनोवा टेस्टिंग होती है। तो ये सब टेस्टिंग जो है ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद इंटरप्रिटेशन होती है, यानी कि जो उसके अंदर रिजल्ट आते हैं उनको हम इंटरप्रेट करते हैं कि क्या जो हमारी हाइपोथेसिस थी उसको उसने सपोर्ट किया है या नहीं किया। और उसके बाद जो हमारे पास इन्फ्रेंसेस आते हैं, यानी कि उसके जो सारे रिजल्ट आते हैं उसको हम प्रेजेंट करते हैं। दैन प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टेटेड न्यूमेरिकली, यानी कि जो हमारे पास प्रेजेंटेशन आती है उस डाटा को हम टेबल की फॉर्म में या कंक्लूजन की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, जिसके बाद जो कोई भी जो रीडर होता है वो उसके रिजल्ट्स को देख सकता है। जिस तरह आपने डाटा देखा होगा कि काफ़ी डिफरेंट चार्ट्स होते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर लगे होते हैं, जो कि डिफरेंट शो करते हैं कि इस हॉस्पिटल के अंदर जो है इस साल में कितनी सर्जरीज हुई हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं, या कितने किसी डिजीज़ के पेशेंट्स आए हैं। तो उसके बाद जो है कि हम जो स्टैटिस्टिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब मेडिकल या नर्सिंग में हम क्यों स्टडी करते हैं। हमारी जो फील्ड मेडिकल की है तो स्टैट तो एक मैथ की सब फील्ड है, तो हम ये स्टडी क्यों करेंगे। सबसे पहले इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द जनरल ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन अ गिवन डाटा सेट। क्योंकि स्टैट को रीड करने का हमें ये फ़ायदा है कि कोई भी डिजीज़ है उसके जो ट्रेंड्स होते हैं या हमारे पास जो पेशेंट्स की रेशियो आती है उसके जो ट्रेंड्स होते हैं, तो उसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाने के लिए हमारे पास पहले डाटा होना लाजमी होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेंगू के पेशेंट्स आते हैं, आपको पता है कि डेंगू सीजनल होता है। तो हमारे पास अगर प्रीवियस ईयर का डाटा होगा तो हमें आइडिया होगा कि हमें कितने बेड एलोकेट करने हैं, हमें क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। तो ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, एडवांस नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डाटा गिवन होता है। हाँ, उसके बाद जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स होती हैं, जितने भी प्रिवेंटिव इंटरवेंशन होती हैं, वो सारी डाटा बेस पे होती हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज फॉर एनालाइजिंग डाटा एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम इट। ठीक है, जो हमारे पास डाटा कलेक्ट होता है वो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही हम उसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद उसके अंदर जो इन्फ्रेंसेस हैं या जो कंक्लूजन है वो हम ड्रा करते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर मेकिंग प्रोडक्शन अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स एंड बिहेवियर, जिससे मैंने बताया कि हमें जो आने वाला वक्त है उसके अंदर कितना डिजीज़ बर्डन होगा, उसके अंदर में कितनी मैन फोर्स रिक्वायरमेंट होगी, उसके अंदर में कितना फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा। ये सब चीज़ें जो हैं हम उस डाटा के बेस पे प्लान करते हैं।
टू गाइड द डिज़ाइन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और सर्वे, यानी कि हमें जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, जैसे मेडिसिन होती हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, या हमारी कोई इंटरवेंशन हैं, जैसे हमारी कोई फिजियोथेरेपी है, या हमारी कोई मेडिकेशन है, या हमारी कोई नर्सिंग इंटरवेंशन की जो इंटरवेंशन हैं वो भी हम एक्सपेरिमेंट और सर्वे के थ्रू उसको वैलिडाइज करते हैं। उसके बाद डाटा का एनालिसिस के थ्रू होता है। उसके अलावा जो उसके रिजल्ट आते हैं उनको हम इंटरप्रेट भी करते हैं, उसके अलावा प्रेजेंट भी करते हैं। तो उसके बाद जो डाटा है उसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव होता है और उसके बाद क्या आता है, इन्फ्रेंशियल आता है। तो डिस्क्रिप्टिव जो होता है बेसिकली डील विद द इनुमरेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाटा लाइक सेंसेस। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ये होता है कि हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको प्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि इसके अंदर हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल रहे, कोई भी इन्फ्रेंसेस नहीं कर रहे, लेकिन जो ऑलरेडी हमारे पास डाटा मौजूद है उसी के बेस के ऊपर हम क्या कर देते हैं, उसको प्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर जो डिफरेंट सर्जरीज हो रही हैं, जैसे हर्निया रिपेयर हो रहा है, या लेप्रोटमीज हो रही हैं, या उसके अंदर अपेंडेक्टमी हो रही है, तो हम जस्ट वो जितना भी डाटा को सबको कलेक्ट कर लेंगे और एट दी एंड प्रेजेंट कर देंगे हमारे पास जी इस साल में हमारे पास जो है 1000 जो है वो हर्निया रिपेयर हुआ है, जो 500 है वो अपेंडिसेक्टमी हुई है, और हमारे पास जो 100 है वो लेप्रोटमीज हुई है। तो इसको हम सिंपल एक ग्राफ की फॉर्म में डिस्क्राइब कर देंगे। या फिर उसके बाद जैसे सेंसिस होता है, सेंसिस ये बताता है कि हमारे मुल्क के अंदर कितने लोग हैं और उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनका मेल है फीमेल है, तो सिर्फ चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। इसके अंदर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता, कोई रिजल्ट नहीं आता, कोई कंक्लूजन नहीं होती। तो उसके अपोजिट जो होता है वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, दैट कंसर्न बाय यूजिंग सैम्पल डाटा टू इन्फ्लुएंस अबाउट पॉपुलेशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम एक पॉपुलेशन लेते हैं, पॉपुलेशन के अंदर से हम सैंपल ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको पूरी जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर उसको जनरलाइज करते हैं। रीचिंग कंक्लूजन फ्रॉम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दैट इज जनरलाइजिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक। Inferential statistics use information obtained from a sample to say something about an entire population opinion pool such as a Gallup poll। उसमें ये होता है कि हम कोई भी जैसे कोई आगे पॉलिटिकल इलेक्शंस आ रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे कि हम एक सर्वे करेंगे। उस सर्वे में क्या करेंगे, डेफिनेटली अगर एक कंट्री की या एक कैंडिडेट के हल्के में अगर वोटर्स हैं 2 लाख वोटर्स हैं तो हम 2 लाख वोटर्स के ओपिनियन नहीं ले सकते ड्यूरिंग आवर सर्वे। तो हम क्या करेंगे, उन 2 लाख वोटर में से हम एक सैम्पल साइज सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम 500 जो लोग हैं उनसे पूछ लेंगे, लेकिन पॉपुलेशन में से 2 लाख पॉपुलेशन में से हम 500 का सैंपल निकालेंगे। बट जो सैंपल हमारा होता है उसकी क्वालिटीज़ ये होती है कि उसने टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो अगर वो टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो क्या होगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो भी प्रॉपरली नहीं होगा। तो ऐसी हम पॉपुलेशन देंगे जो कोई पूरी पॉपुलेशन को प्रेजेंट करता है, उसमें सैंपल लेते हैं और जो सैंपल के रिजल्ट होते हैं उसको हम जनरलाइज कर देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं सर्वेज और एक्सपेरिमेंट्स आते हैं। तो सर्वे में क्या होता है, डाटा फ्रॉम अ सर्वे मे रिप्रेजेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द इवेंट्स और फिनोमिना ओवर अ विच फ्यू इफ एनी कंट्रोल्स आर इम्पोज्ड। The study of the effects of the explosion of the atomic bomb on the inhabitants of Hiroshima and Nagasaki is an example of survey। उसमें क्या होता है कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिनोमिना को चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटॉमिक बम की एक्सप्लोजन हुई थी, हाँ उसके बाद जो एक्सप्लोजन है उसके लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहे हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम सर्विस करेंगे कि कितने लोगों को वहाँ पे डिजीज़ हुई है, कितने लोगों को कैंसर हुआ है, या कितने लोगों को दूसरी डिजीज़ हुई है जो कि उस एटॉमिक बम की वजह से हुई है। इन दिस केस द रेडिएशन टू विच द सर्वायर्स वर एक्सपोज रेफर टू एज अ ट्रीटमेंट इन स्टैटिस्टिक्स वर इन नो वे कंट्रोल्ड आर एज अ साइन। तो उसमें ये देखते हैं कि जो जैसे फॉर एग्जांपल ये बात कर रही है कि जिन लोगों को एक्सपोजर हुआ था रेडिएशन से उनके अंदर जो उसके इफेक्ट्स आएंगे उसको हम देखेंगे एज़ कम्पेयर टू बाकी लोग, यानी कि उनके अंदर जो कैंसर की रेशियो है मोस्टली जो रेडिएशन होता है उससे कैंसर काज होता है। तो हमारे पास वो ट्रीटमेंट ग्रुप होगा और दूसरा ग्रुप वो होगा जिसके कंट्रोल ग्रुप होगा जिसके अंदर रेडिएशन का एक्सपोजर नहीं हुआ, जिन लोगों के अंदर रेडिएशन का एक्सपोजर नहीं था। तो उन दोनों के अंदर हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट्स आते हैं। तो उसके बाद एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, इन एन एक्सपेरिमेंट वी डिज़ाइन अ रिसर्च प्लान purposely to improve controls over the amount of exposure treatment to a phenomena such as radiation।
ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम एक रिसर्च प्लान जो है प्रॉपरली इन्फॉर्म करते हैं, जो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन दैम इज दैट एन एक्सपेरिमेंट इम्पोज कंट्रोल ऑन द मेथड्स ट्रीटमेंट एंड कंडीशन अंडर विच इट इज़ परफॉर्म वेयर इन अ सर्वे सच कंट्रोल आर सेल्डम पॉसिबल। यानी कि इसके अंदर जो हमारी पूरी स्टडी होती है वो स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर हम प्रॉपर जो मेथड यूज़ करते हैं, उसके अलावा ट्रीटमेंट ग्रुप्स यूज़ होते हैं, और उसके अलावा जो कंडीशन होती हैं वो हमारे अंडर कंट्रोल होती हैं। लेकिन जो सर्वेज होते हैं उसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती। उसके बाद स्टडी की दो टाइप्स आती हैं, एक होती है रिट्रोस्पेक्टिव और दूसरी होती है प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव क्या होती है। Retrospective studies commonly referred to as a case control studies gather past data from selected cases and control to determine differences, if any, in the exposure to the suspected factor. इसमें ये होता है कि हमारे पास जो रिट्रोस्पेक्टिव होती है उसको हम कह सकते हैं पास्ट स्टडीज़, यानी कि जो इवेंट्स हो चुके हैं, जो इफेक्ट्स हो चुके हैं, उन सब का हम डाटा गैदर करेंगे। ये रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ the researcher identifies individuals with the specific disease or condition cases, also identifies a comparable sample without that disease or condition। यानी कि आपको हमें पता है कि हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, केसेस होते हैं और कंट्रोल ग्रुप होते हैं। तो जो चीज़ें ऑलरेडी इफेक्ट हो चुका है, जो कि पास्ट में हो चुका है, उस सबको हम स्टडी करते हैं। तो इस तरह एग्जाम्पल जिस तरह है, एन एग्जाम्पल इज एन स्टडी दैट कंपेयर्स द स्मोकिंग हैबिट्स ऑफ वुमेन हु पोर प्रीमेच्योर बेबीज टू दोज ऑफ वुमेन who carried their pregnancies to the term। यानी कि हमने ऐसी मदर्स जो है उनको स्टडी करना है कि जो मदर्स हैं वो स्मोकिंग कर रही हैं, उसके अंदर दो चांसेस हैं, या तो वो ये है कि उनकी जो प्री टर्म है वो हो चुकी है, या फिर क्या होगा उनकी प्रेगनेंसी जो है फुल टर्म हुई है। तो डेफिनेटली जो केसेस हो चुके हैं उनका डाटा कलेक्ट करेंगे कि कौन सी स्मोकिंग मदर थी और उनके अंदर जो केसेस हैं वो उसमें से कितने प्रीमेच्योर केसेस हुए और कितने फुल टर्म केसेस हुए। Given the comparative data, the researcher then seeks to determine whether there is a statistical। तो उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने जो लोग हैं, इसके अंदर ये फाइंड करेंगे कि कितने लोग हैं उनके स्मोकिंग की वजह से प्रीमेच्योर बेबीज़ हुए, और वो जो रिज़ल्ट हमारा आएगा उसका हम प्रेजेंट करेंगे। तो उसके बाद जो प्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है, इसको हम यूजुअली कोहॉर्ट स्टडीज़ बोलते हैं, in which one controls the group of healthy persons and follow them over a certain period to determine the frequency with which a disease develops। तो ये स्टडीज़ जो होती है मोस्टली जो होती हैं वो इन फ्यूचर होती हैं। तो इसमें जो हेल्दी पर्सन होते हैं उसके अंदर हम किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल हम ये देख रहे हैं कि हेल्दी पर्सन है तो वो स्मोकिंग करता है, तो हम स्मोकर्स का ग्रुप बना लेंगे। तो जब तक उन पेशेंट्स की डेथ नहीं होती हमारी स्टडी चलती रहेगी। तो जैसे हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल एक स्मोकर था, उसके 20 साल बाद उसको ये डिजीज़ डेवलप हो गई, 30 साल बाद ये डिजीज़ डेवलप हो गई, 60 साल पे उसको सीओपीडी डेवलप हो गई, और जो 65 की एज पे उसको कैंसर डेवलप हो गया। तो यानी कि जो पेशेंट के साथ, जो किसी भी कैंडिडेट के साथ, या वो क्या होगा जो फ्यूचर में होगा, हम हेल्दी पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें जो चीज़ें फ्यूचर में होगी उसको हम स्टडी करेंगे। दिस ग्रुप इज डिवाइडेड स्टैटिस्टिकली अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ स्टिमुलस वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल ऑफ स्मोकिंग हिस्ट्री। हम इसमें दो ग्रुप बना लेंगे, एक में स्मोकिंग होगा और एक में क्या होगी, नॉन स्मोकिंग होगी। दिस इज डन बिकॉज द ग्रुप कैन नॉट ऑफ कोर्स बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू डिजीज दैट हैज़ नॉट येट ऑकर्ड द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ लंग कैंसर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है कि हम दो हेल्दी पर्सन ले लेंगे, उनके अंदर लंग कैंसर डेवलप नहीं हुआ, एक को हम बना लेंगे कंट्रोल ग्रुप बना लेंगे, और एक को यानी कि एक में ये होगा एक स्मोकिंग कर रहा होगा, स्मोकिंग नहीं कर रहा होगा। तो ओवर द ईयर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि जो कैंसर है वो कौन से पेशेंट में डेवलप हुआ है, क्या वो स्मोकर में डेवलप हुआ है या फिर क्या हुआ है नॉन स्मोकर में डेवलप हुआ है। द प्रोस्पेक्टिव स्टडी देन कंपेयर्स द प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स एक्सपोज्ड टू हार्ट हु डेवलप लंग कैंसर टू द प्रोपोर्शन ऑफ द नॉन स्मोकर्स। उसके बाद क्या होता है, रिट्रोस्पेक्टिव सर्वेज आर यूजुअली डिस्क्रिप्टिव। Such surveys provide estimates of a population characteristics such as the proportion of individuals who had a physical examination during the last 12 months। तो हमने बात जो रिट्रोस्पेक्टिव होती है वो बेसिकली क्या होता है, वो उसमें मोस्टली जो सर्वेज होते हैं मोस्टली क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होती है, क्योंकि ऐसी चीज़ होती है कि जो कि पास्ट में हो चुकी होती है, तो हम उसका डाटा कलेक्ट करके उसको प्रेजेंट करते हैं। तो उसकी निस्बत जो प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ होती हैं या सर्वेज होती हैं मे बी डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल, इसमें डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है, उसके अलावा क्या होता है एनालिटिकल भी हो सकता है, इसके अंदर हम इन्फ्रेंसेस निकालते हैं।
In analytical surveys, one seeks to determine the degree of association between a variable and a factor in the population. यानी कि वो वेरिएबल जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हम लंग कैंसर को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ अ वेरिएबल, और उसके अलावा जो फैक्टर है जो काज कर रहा है वो क्या है, स्मोकिंग है। यानी कि इसका हम काज और इफेक्ट देखते हैं, जो हमारे पास काज है वो स्मोकिंग और इफेक्ट हमारे पास जाएगा लंग कैंसर आएगा। एन एग्जाम्पल इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन हैविंग नॉट हैविंग रेगुलर फिजिकल एग्जामिनेशन एंड सम मेजर्स ऑफ हेल्थ स्टेटस। यानी कि हम ऐसा देख रहे हैं कि ऐसे पेशेंट जो के अंदर फॉर एग्जांपल हम ये देख सकते हैं फ्यूचर में कि ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली डिटेक्शन क्या है। तो हम ये देख सकते हैं जिन लोगों ने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया उनका देख लेंगे, और ऐसे लोगों को कंपेयर कर लेंगे जिन लोगों ने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन नहीं किया, तो उसमें देखेंगे कि उसमें पेशेंट के अंदर जो कैंसर है वो अर्ली डिटेक्ट हुआ है। तो उसके बाद आते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स की टर्म आती है। अ क्लिनिकल ट्रायल इज़ अ केयरफुली डिजाइन एक्सपेरिमेंट दैट सीक्स टू डिटरमाइन अंडर कंट्रोल कंडीशन द इफेक्टिवनेस ऑफ अ न्यू ड्रग और ट्रीटमेंट मेथड। Clinical trials are used to extensively today by investigating seeking to determine the effectiveness of newly proposed drugs such as cancer chemotherapeutic agents. इसमें क्या होता है, जितनी भी न्यू ड्रग्स जो कि अप्रूव होती हैं और मार्केट में आती हैं, वो सारी ड्रग्स जो हैं वो क्लिनिकल ट्रायल में से गुजरती हैं। यानी कि उनको कुछ ड्रग्स होती हैं उनको एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और कुछ ड्रग्स जो होती हैं उनको ह्यूमंस के ऊपर भी जो है वो इफ़ेक्ट उनको भी ट्रायल करते हैं। सबसे पहले उन सब के जो ट्रायल्स होते हैं वो एनिमल्स के ऊपर करते हैं। अगर मेडिसिन के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह जो चीज़ें हैं वो क्लिनिकल ट्रायल उसके कामयाब रहते हैं तो उसको फिर देन ह्यूमन के ऊपर करते हैं। और जब ये श्योरिटी हो जाती है कि ये मेडिसिन जो है ये ह्यूमन्स के लिए या एनिमल्स के ऊपर क्या है, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही, कोई ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं कर रही, तो फिर वो मार्केट में अंदर आती है ताकि हम ह्यूमन्स को लगा पाते हैं। जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स हैव बीन यूज्ड टू इवेल्युएट पोलियो वैक्सीन का जैसे हो सकती है, ACTCH फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकती है, उसके अलावा टोल्बोटामाइन फॉर द कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ हो सकती है, उसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ न्यू कैंसर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स होते हैं। जितनी भी मेडिसिन होती है, जैसे कोविड वैक्सीन आई थी, जैसे आप लोगों ने सबने सुना था कि सबसे पहले उसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे और उसके बाद उन्होंने मार्केट के अंदर उसको लॉन्च किया था। तो क्लिनिकल ट्रायल में जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो उसके अंदर दो किस्म के ग्रुप्स बनाते हैं, एक ट्रीटमेंट ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। तो उसमें क्या होता है, द ट्रीटमेंट ग्रुप विच रिसीव्स अ पोटेंशियली थेराप्यूटिक एजेंट इज कंपेयर्ड विद द सिमिलर कंट्रोल ग्रुप विच इंस्टेड रिसीव्स अ प्लेसिबो और द स्टैंडर्ड थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट। तो इसका कंपेरिजन कैसा होता है, जो हमारे पास ट्रीटमेंट ग्रुप होता है, जिस मेडिसिन को हमें टेस्ट करना है हम उस पेशेंट को देंगे। उसके निस्बत जो होता है दूसरा जो ग्रुप होता है उसके अंदर जो पेशेंट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको या तो फिर प्लेसिबो देते हैं। प्लेसिबो ये होता है कि उसका कोई मेडिसिन नहीं दे रहे होते, जस्ट सलाइन उसको इंजेक्ट कर देते हैं। या फिर ऐसे अगर किसी दूसरी मेडिसिन के साथ हम कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल दो मेडिसिन कंपेयर करना है, तो जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मिल रहा है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे, तो हम शो अप करेंगे कि जो हमारी जो न्यू मेडिसिन है, जो हमारे पास प्रीवियस ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उससे बेटर है या उससे बेटर नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द टू ग्रुप्स ऑफ पेशेंट बी कंपेरेबल। ठीक है, तो जो पेशेंट्स जो तो हमारे पास दोनों हम ग्रुप के अंदर लेंगे, अब ऐसे पेशेंट सेलेक्ट करेंगे जो कि आपस में कंपेयर हो, दोनों में सिमिलरिटीज़ हो। उसमें क्या होता है कि टू इंश्योर दैट दे आर पेशेंट्स आर यूजुअली रैंडमली एलोकेटेड, दैट इज सच पेशेंट्स इज गिवन एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग असाइंड अ ट्रीटमेंट ग्रुप और द कंट्रोल ग्रुप। यानी कि हम फॉर एग्जांपल हमने 25 का दो ग्रुप बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी रैंडम जो 50 पेशेंट्स है वो सिलेक्ट कर लेंगे, तो फिर दोनों में से रैंडमली हम क्या है 25-25 के इक्वल ग्रुप बना देंगे और हर पेशेंट के अंदर पास इक्वल चांस होगा कि वो किसी भी ग्रुप में जा सकता है। तो उसके बाद इसके अंदर जो हम सिलेक्शन करते हैं उसके अंदर दो कंसेप्ट आते हैं, एक आता है सिंगल ब्लाइंड स्टडी और दूसरा आता है डबल ब्लाइंड स्टडी। तो इसमें क्या फ़र्क होता है, जो बेसिकली सिंगल ब्लाइंड स्टडी इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट द पेशेंट डज नॉट नो वेदर ही या शी इन द ट्रीटमेंट और द कंट्रोल ग्रुप। इसमें ये होता है कि जो एक्सपेरिमेंट जो रिसर्चर होता है उसको पता होता है कि कौन सा पेशेंट ट्रीटमेंट ग्रुप में और कौन सा पेशेंट क्या है वो कंट्रोल ग्रुप में है। बट जो पेशेंट होता है उसको नहीं पता होता है कि कौन सा पेशेंट जो है उसको नहीं पता होता मैं ट्रीटमेंट ग्रुप में हूँ या मैं फिर प्लेसिबो ग्रुप में हूँ। डबल ब्लाइंड स्टडी ये होती है कि नाइदर द पेशेंट और नॉट द एक्सपेरिमेंटर नोज द विच ग्रुप द पेशेंट इज असाइंड। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है उसको भी नहीं पता होता कि कौन सा पेशेंट का कंट्रोल ग्रुप है और कौन सा पेशेंट का ट्रीटमेंट ग्रुप है, और पेशेंट को भी नहीं पता होता। इसको हम कहते हैं डबल ब्लाइंड स्टडी बोलते हैं। और सिंगल ब्लाइंड स्टडी में रिसर्चर को पता होता है बट पेशेंट को नहीं पता होता।
तो एट दी एंड हमारे पास जो रिजल्ट होते हैं, आउटकम वेरिएबल्स होते हैं, उसके लिए हम 2 का टेबल यूज़ कर लेते हैं, जो आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है। तो उसके बाद हमारे पास 2 वेरिएबल आते हैं, एक होता है स्टिमुलस वेरिएबल होता है, एक होता है हमारे पास आउटकम वेरिएबल होता है। स्टिमुलस वेरिएबल जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं स्मोकिंग हो सकती है, और आउटकम वेरिएबल आपके पास क्या होगा, लंग कैंसर होगा। तो हम टेबल कैसे बनाएंगे, हमारे पास कंडीशन कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि पेशेंट जो है जो स्टिमुलस वेरिएबल होगा स्मोकिंग होगी। फॉर एग्जांपल पेशेंट के अंदर क्या है, स्मोकिंग प्रेजेंट है, और पेशेंट जो है उसमें क्या है, उसमें लंग कैंसर भी है, तो हम उसको एक ग्रुप में डालेंगे कि स्टिमुलस भी वेरिएबल है और आउटकम वेरिएबल भी अवेलेबल है। तो अगर उसके अंदर स्मोकिंग जो है वो स्मोकिंग प्रेजेंट है बट उसको डिजीज़ नहीं है, लंग कैंसर नहीं है, तो हम उसको ग्रुप बी में डालेंगे। उसके बाद क्या है कि अगर एक पेशेंट है जिसको स्मोकिंग नहीं कर रहा बट उसको फिर भी लंग कैंसर है, तो उसको हम सी ग्रुप में डालेंगे। और दूसरा ये होता है कि अगर पेशेंट है और स्मोकिंग भी नहीं कर रहा, उसको डिजीज़ भी नहीं है, तो उसको हम डी ग्रुप में डालेंगे। और उसके हम टोटलिंग करते हैं, स्टिमुलस को प्रेजेंट को देखने के लिए A+B करेंगे, और एब्सेंट को देखने के लिए C+D करेंगे। और अगर इसी तरह हम बात करते हैं आउटकम वेरिएबल्स की, तो अगर हम डिजीज जो प्रेजेंट देखेंगे तो उसमें A+B करेंगे, और अगर एब्सेंट देखेंगे तो क्या करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, अगर हमें डिजीज़ देखनी है आउटकम वेरिएबल के हिसाब से, तो विद डिजीज़ देखेंगे तो A+C करेंगे, और अगर हमें विद और डिजीज़ देखना है तो क्या करेंगे, B+D करेंगे। तो इस तरह का हम क्या करेंगे, टेबल डेवलप करेंगे, जिसके बाद हमारे आउटकम रिजल्ट्स आएंगे। तो उसके बाद हमारे पास कंक्लूजन है इस तमाम लेक्चर्स की, तो उसके बाद हमारा लेक्चर ये ख़त्म हो जाएगा। उसमें क्या है, स्टैटिस्टिशियंस डिज़ाइन एफिशिएंट एंड अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन दैट प्रोवाइड डाटा दैट ही या शी देन एनालाइज इंटरप्रेट्स एंड प्रेजेंट टू अदर्स सो दैट डिसीजन कैन बी मेड। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है रिसर्चर्स के लिए कि वो कोई भी स्टडी करता है, कोई भी स्टडी डिज़ाइन करता है, दैट शुड बी एनफ एफिशिएंट कि जो भी वो चीज़ें कर रहा है वो उसको ट्रूली रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जांपल हम कोई भी कंक्लूजन कर रहे हैं तो वो ऐसा डाटा कलेक्ट करे, वो इतना अनबायस्ड डाटा कलेक्ट करे, और इतना उसका इफेक्टिव वे हो डाटा कलेक्ट करने का और चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने का, कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कोई भी पर्सन जो उसको यूटिलाइज कर सके और वो ट्रू रिजल्ट्स हो। To do this work, the statistician uses techniques that are collectively called statistics। जो ये सारी चीज़ें हम जो कैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था, कलेक्शन होती है, एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होती है, उसके अलावा हम डाटा प्रेजेंट करते हैं, ये सारे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स लर्न दीज टेक्निक्स एंड हाउ दे मे रिलेट टू देयर वर्क एंड एवरीडे लाइफ। तो आपके लिए ये स्टडी करना इसलिए लाजमी होता है क्योंकि ये सब चीज़ें आप सीखेंगे, और स्टैट बेसिकली आपकी बेस है, इसकी बेस पे आगे जाके आप जो आपका नेक्स्ट ईयर आएगा उसके अंदर आप रिसर्चेस करेंगे। पार्टिकुलरली दे लर्न हाउ टू मेक करेक्ट इन्फ्रेंसेस अबाउट अ टारगेट पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड ऑन सैम्पल डाटा। तो मेन चीज़ जो आपने सीखनी है उसमें यह है कि आपके पास अगर कोई डाटा गिवन है किसी भी पॉपुलेशन के बारे में, उसका सैम्पल डाटा गिवन है, तो आप आप कैसे उसको इफेक्टिवली इंटरप्रेट करेंगे और उसके जो रिजल्ट हैं वो कंक्लूड करेंगे। स्टूडेंट्स नीड टू नो नॉट ओनली हाउ टू अंडरस्टैंड द साइंटिफिक लिटरेचर ऑफ द फील्ड बट आल्सो नो हाउ टू यूज़ इट या हाउ टू प्रेजेंट इट। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि जो साइंटिफिक रीज़न क्या है, बल्कि उसको आपको स्टडी करना भी पता करना चाहिए, और आप किस तरह उसको इंटरप्रेट करेंगे और उसको किस तरह आप जनरलाइज करेंगे। होपफुली आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चन के उधर पूछ सकते हैं जो कमेंट सेक्शन है, और आप जो है इस चैनल को फॉलो कर सकें ताकि आपको जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।